गुड मॉर्निंग बच्चों आप पढ़ रहे थे लाइकेंस और लाइकेंस के बारे में हमने आपको लाइकेंस के लक्षण तथा लाइकेंस का आर्थिक महत्व बताया था। लाइकेंस की किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन कभी कभी लाइकेंस क्या होता है हमारे लिए हानिकारक भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे खिड़की, दरवाजों, चौखटों और संगमरमर के फर्श पर ये उगाते हैं और इनके द्वारा स्रावित अम्लों से इनको नुकसान होता है और ये ग्रीष्म ऋतु में अशनिया का थैलस सूखकर ज्वलनशील हो जाता है। तो बस एक हेडिंग डाल लेंगे, इसके बाद हम आपको नया पढ़ाएंगे। लाइकेन के हानिकारक, लाइकेन के हानिकारक महत्व, लाइकेन के हानिकारक महत्व। देखिए लाइकेन के जो हानिकारक महत्व है लिखेंगे। कुछ लाइकेन हमारे लिए हानिकारक होते हैं, कुछ लाइकेन हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ये खिड़कियों, दरवाजों की चौखटों, ये खिड़कियों, दरवाजों की चौखटों व संगमरमर के फर्शों पर उग जाते हैं, वह संगमरमर के फर्शों पर उग आते हैं तथा इनके द्वारा स्रावित अम्ल से इनको नुकसान पहुंचता है तथा इनके द्वारा इनसे स्रावित अम्ल से इनको नुकसान पहुंचता है। ग्रीष्म ऋतु में अशनिया का थैलस सूखकर, ग्रीष्म ऋतु में अशनिया का थैलस सूखकर अत्यधिक ज्वलनशील हो जाता है, अत्यधिक ज्वलनशील हो जाता है, जिसमें आसानी से आग लग जाती है, जिसमें आसानी से आग लग जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ लाइकेंस जैसे लुबेरिया, बल्बिना, सिट्रेरिया, जूनिपेरेना होते हैं, जिनमें विषैला पदार्थ पाया जाता है, और इन लाइकेन को खाने से जानवरों की मृत्यु हो जाती है, और इन लाइकेन को खाने से जानवरों की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों आपने समझा कि लाइकेन हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है। यानी कि आपने देखा होगा कि आप घर की चौखट लगी हुई है और चौखट के ऊपर फफूंदी सी लग जाती है और जब ग्रीष्म ऋतु आती है वह सूख जाती है और उसमें आसानी से आग लग जाती है, जिससे ये नुकसानकारी है। कभी कभी कुछ लाइकेन ऐसे होते हैं जो विषैले होते हैं, जिनको खाते ही किसकी जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो ये थे आपके लाइकेन। अब हेडिंग डालेंगे ब्रायोफाइटा, हेडिंग डालेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, देखिए ब्रायोफाइटा क्या है ये समझेंगे कि पादप जगत में ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा के मध्य रखा जाता है। यानी कि पादप जगत में ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा
तथा टेरिडोफाइटा के मध्य रखा जाता है तथा इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1864 में किया गया था तथा इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1864 में किया गया था। अगली लाइन से लिखेंगे, ये पादप विश्व के सभी भागों में पाए जाते हैं। ये पादप विश्व के सभी भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता तथा नमी पाई जाती है। जहाँ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता तथा नमी पाई जाती है। इन पादपों को वनस्पति जगत का उभयचर भी कहते हैं। इन पादपों को वनस्पति जगत का उभयचर भी कहते हैं क्योंकि ये पादप जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक प्रोफेसर एस.आर. कश्यप को कहा जाता है। ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक प्रोफेसर एस.आर. कश्यप को कहा जाता है। तो सभी बच्चों, आपने समझा कि ब्रायोफाइटा क्या है, यानी कि एक ऐसा पौधा जो ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा के मध्य में रखा जाता है। तो अब हेडिंग डालेंगे सामान्य लक्षण, ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में लिखेंगे नंबर 1, यह स्थलीय पादपों का समूह है। यह स्थलीय पादपों का समूह है जो नम एवं छायादार स्थलों पर पाए जाते हैं। जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस, कॉमानेटेंस आदि। नंबर 2 लिखेंगे, इनके जीवन चक्र के दौरान युग्मकोद्भेद तथा बीजाणुद्भेद अवस्थाएं पाई जाती हैं। जो विषम रूपी होते हैं। नंबर 3, मुख्य पादप युग्मकोद्भेद होता है। नंबर 3 में लिखेंगे, मुख्य पादप युग्मकोद्भेद होता है जो सुस्पष्ट
कौमा दीर्घकालीन, जो सुस्पष्ट कौमा दीर्घकालीन हरित व मुक्त शाखित होता है। दीर्घकालीन हरित व मुक्त शाखित होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, संरचनात्मक दृष्टि से ब्रायोफाइटस का युग्मकोद्भिद, संरचनात्मक दृष्टि से ब्रायोफाइटस का युग्मकोद्भिद जटिल होता है। युग्मकोद्भिद जटिल होता है तथा आध रूपों में इनका पादपकाय तथा आध रूपों में इनका पादपकाय श्यान एवं सुकाय होता है। पादपकाय श्यान एवं सुकाय होता है। जैसे रिक्सिया, कौमा मार्केंसिया, कौमा मॉस आदि। अगला पॉइंट, मूलाभासों के अतिरिक्त कुछ हल्के बैंगनी रंग के स्केल भी पाए जाते हैं, जो वृद्धि क्षेत्र की रक्षा व जल का अवशोषण करते हैं। अगला पॉइंट, इनमें जनन कायिक तथा लैंगिक विधियों के द्वारा संपन्न होता है। इनमें अलैंगिक जनन पूर्णतया अनुपस्थित होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें कायिक जनन कई विधियों के द्वारा संपन्न होता है। जैसे विखंडन, कौमा अपस्थानिक शाखाओं, कौमा कंद, कौमा गैनी, कौमा पुतंतु तथा पत्र प्रकलिका आदि। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें मादा जननांग स्त्रीधानी कहलाते हैं। ये एक फ्लास्क जैसी संरचना होती है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके जीवन चक्र में पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है। इनके जीवन
जीवन चक्र में पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है, जो आकारिकीय लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जो आकारिकीय लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो बच्चों, आपने आज ब्रायोफाइटा पढ़ा तथा उसके लक्षण भी पढ़े कि इसमें किस प्रकार से क्या लक्षण ब्रायोफाइटा के पाए जाते हैं। अब इसके आगे इसका जनन हम आपको इसकी अगली क्लास में बताएंगे। तब तक ये आप नोट कर लीजिए और इसके कुछ डायग्राम्स हैं, देख लेंगे कि रिक्सिया है ब्रायोफाइटा की, तो आप इसे देखेंगे कि इस प्रकार से ये दिखाई देते हैं। देखें तो आप देख रहे हैं ऊपर इस तरीके से ये संरचना बनी हुई है, फिर ये नीचे आप देखें इस तरीके से संरचना है। तो ये है कुछ ब्रायोफाइटा जैसे रिक्सिया, पेलिया, मार्केंसिया, एंथोशिरोस, फ्यूनेरिया आदि। तो आप ये देख रहे हैं इस तरीके से ये संरचना बनी हुई है।